नमस्कार साथियों। आरएस मुख्य परीक्षा 20 और 21 जुलाई को होने जा रही है और इसी अवसर पर राजस्थान सरकार के द्वारा जो नया इकोनॉमिक रिव्यू है वो भी प्रकाशित कर दिया गया है। कई अभ्यर्थियों के मन में ये पशोपेश और दुविधा है कि उन्हें पुराना इकोनॉमिक रिव्यू ही पढ़ना चाहिए या फिर वे नए इकोनॉमिक रिव्यू पर ध्यान केंद्रित करें। तो उसी के लिए मैं एक छोटी सी ये कक्षा आपके लिए लाया हूँ ताकि ये पशोपेश आपको दूर की जा सके। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि अ, आपका जो पिछला इकोनॉमिक रिव्यू है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है, क्योंकि उम्मीद है कि पूरा पेपर वहीं से बना है, क्योंकि नया इकोनॉमिक रिव्यू 10 तारीख को आया है। लेकिन इस इकोनॉमिक रिव्यू में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी मार्च 2024 तक के करंट अफेयर्स को कवर करती है। तो इसका जो समरी है उसको पढ़ना हमारे लिए जरूरी है और आज की कक्षा में मैं आपसे उस समरी पर ही चर्चा करने वाला हूँ। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें भी यहाँ से काफी मदद आपको मिलने वाली है। हम विस्तार पर न जा करके और समराइज तरीके से चीजों को पढ़ेंगे और अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो कुछ नए इनोवेशन है, जो कुछ नई योजनाएं हैं उन पर ध्यान देंगे। मेरा उद्देश्य रहेगा आपको गुणवत्तापूर्ण कंटेंट देते हुए आपकी तैयारी में मदद करना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक रिव्यू 2023-24 के बाद। ये जो इकोनॉमिक रिव्यू है ये राजस्थान इकोनॉमी का सबसे असेंशियल पार्ट है। पिछले वर्ष जो 65 मार्क्स में से 40 नंबर के जो प्रश्न पूछे गए थे वो स्ट्रेट आपके इस इकोनॉमिक रिव्यू में से कवर होते हैं। तो ऐसे में इसे बिना पढ़े आप पेपर 1 के अंदर जो यूनिट 2 है उसमें अच्छे मार्क्स की कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, पहला जो शुरुआत होता है इकोनॉमिक रिव्यू का, तो वहां पर कुछ हमें डेटा मिलता है जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में हमको जानकारी देते हैं। इसमें आपके ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय तथा ग्रोस वैल्यू एडिशन अर्थात सकल मूल्य वर्धन जैसी चीजें देखने को मिलती है। तो अब जैसे सिंपली अगर आपको पता हो तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मतलब होता है बिना डबल काउंटिंग के, दोहरी गणना किए बिना राज्य के क्षेत्र में जो उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनके कुल मूल्य को ही हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं किसी एक निश्चित अवधि के दौरान। ठीक है। तो अब इसमें स्थिर मूल्य और प्रचलित दो प्रकार के मूल्य होते हैं। प्रचलित मूल्य मतलब जो वर्तमान में किसी चीज का मूल्य, मान लीजिए कि एक सेव, 1 किलो सेव जो है 2010-11 में 100 रुपए पर आते थे, लेकिन आज अगर वो 157 रुपए में आ रहे हैं, तो ऐसे में इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा 100 से 157 हो गया। यहाँ पर महंगाई का प्रभाव भी हमको देखने को, ठीक है। तो जो महंगाई का प्रभाव है वो प्रचलित मूल्यों में हमको दिखता है, क्योंकि जो 57 रुपए बढ़े हैं ये महंगाई तो है। इसीलिए जो चीज 2011 में 100 रुपए में आती थी वो आज 157 में आ रही है। तो जो टोटल हमारा जीएसडीपी है उसमें महंगाई का आउटपुट भी देखने को मिलता है। तो इसलिए हम स्थिर मूल्यों पर भी गणना करते हैं कि अगर हम उस समय की रेट पर देखें तो आज की हमारी जीडीपी का वैल्यू कितना है, और वहां से हमको रियल जीडीपी हमारी पता चल पाती है, वास्तविक रूप से हमारी जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है। इसीलिए जो हमारी प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, ठीक है, या फिर जो हमारी एक्चुअल जो जीडीपी ग्रोथ की रेट निकाली जाती है वो रियल जीडीपी पर भी बेस्ड होती है। कुछ आंकड़े हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे पिछले वाले आंकड़े भी आप याद करें, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है उन्हीं आंकड़ों पर जोर दिया गया हो। अगर सन देकर को पूछता है कि 2022-23 में क्या था, तब आप उनको याद रखें, नहीं तो अब जो नए आ गए हैं वो 2023-24 में। वैसे कम ही उम्मीद होती है कि इस तरह के डेटा आपसे डायरेक्टली पूछे जाए। कुछ पैटर्न्स होते हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो स्थिर मूल्य है उन पर आपके 8,45,000 करोड़, जबकि प्रचलित मूल्यों पर 15,28,000 करोड़ 2023-24 में हमारी जीडीपी रही है। अगर हम बात करें वृद्धि दर की, तो वृद्धि दर यहाँ 8.03% और प्रचलित मूल्यों पर 12.56। अब डेटा याद नहीं हो तो क्या करें, 8 और 12 इस तरह से हम याद रखें तो लगभग में आप उत्तर लिख सकते हो। मेंस की एक खासियत है कि मेंस में अगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं है तो आप लगभग में भी उत्तर देंगे तो एक की बजाय आपको आधा नंबर तो मिल ही जाता है। फिर उसके बाद में आता है आपका सकल राज्य मूल्यवर्धन। तो प्रश्न आता है कि सकल राज्य मूल्यवर्धन क्या है। सकल राज्य, जस्ट मिनट, सकल राज्य मूल्यवर्धन की बात करें तो सकल राज्य मूल्यवर्धन का मतलब होता है जो हमारा जीएसडीपी है उसमें से हम जितने भी सरकार के द्वारा जो टैक्सेस लिए जाते हैं उनको हम कम कर देते हैं और जो सरकार सब्सिडी देती है उसको हम जोड़ देते हैं। इस प्रकार से जो वैल्यू हमारे सामने आती है वो ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो टैक्सेस को क्योंकि सरकार ने टैक्सेस दिए हैं,
ठीक है, सरकार ने टैक्सेस लिए हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए उसको हमको कम करना पड़ता है रियल जानने के लिए, वैल्यू एडिशन कितना वो जानने के लिए। और सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है, ठीक है, तो उसको ऐड करना। तो कृषि, उद्योग और सेवा तीनों क्षेत्रों का अगर हम स्थिर मूल्यों पर देखें तो योगदान आपके सामने है। लगभग 26.21% आपका कृषि क्षेत्र का है, 29.84 या 30% के करीब आपका उद्योग क्षेत्र का, और 43.95 या 44% के करीब आपका सेवा क्षेत्र का है। अगर हम प्रचलित मूल्यों पर देखें तो इनमें थोड़ा सा वेरिएशन है, कृषि का बढ़ जाएगा, उद्योग का घट जाएगा और सेवाओं का बढ़ जाएगा, ठीक है। उद्योग का कम हो जाता है जब हम प्रचलित मूल्यों पर बात करते हैं। ये तीनों डेटा भी आप याद कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं लिंक से, वहां से आप इसका पीडीएफ भी ले पाएंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें। अब सवाल आता है कि सर ये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो क्या होता है कि दोस्तों जब अर्थव्यवस्था में हम उत्पादन कर रहे होते हैं तो उस उत्पादन के दौरान हमारी कुछ मशीनरी और संसाधन काम में आते हैं। उस संसाधन के काम में आने की वजह से जो घिसावट होती है या जो कमी होती है उनकी वैल्यूज में, उसको हम कम करते हैं और उसके बाद जो हमारे पास आता है उसको हम शुद्ध राज्य घरेलू, तो खपत जो होती है, उपभोग जो होता है, उसको कम करके जब हम ज्ञात करते हैं तो उसको हम शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं, और ये हमेशा कम आता है। तो ये देखो यहाँ पर 7,40,000 और 13,69,000 करोड़ यहाँ पर हमारा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद निकल करके आता है। फिर आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। जो हमारा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद होता है उसके अंदर हम उस साल की माध्य जनसंख्या, मतलब एक अनुमान लगाते हैं कि उस साल में मध्य वर्ष में एक औसत जनसंख्या कितनी होगी माध्य में, क्योंकि 1 जनवरी को जब हमारा साल शुरू होता है या फिर 1 अप्रैल को जब साल शुरू हो रहा है उस समय जनसंख्या कम होगी और 31 मार्च को जनसंख्या ज्यादा होगी, तो उनकी माध्य जनसंख्या, हम बीच की जनसंख्या निकाल करके और हमारे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में भाग देते हैं, तो हमारी क्या निकल कर आती है, राज्य की जो पर कैपिटा इनकम है वो निकल कर आती है। अब पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई हमारी, 90,831 तो हमारी हो गई स्थिर मूल्यों पर, और 1,67,000 के करीब हो गई हमारी प्रचलित मूल्य पर, ठीक है। ये है हमारी पर कैपिटा इनकम नई वाली। फिर आता है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। स्थायी पूंजी का मतलब होता है दो तरह की पूंजी होती है, एक स्थायी होती है और एक जो प्रचलित पूंजी होती है जिसको हम बोलते हैं वर्किंग या कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी में वो असेट्स होते हैं जो लंबे समय तक काम करते हैं, जैसे मशीनरी हो गया, भवन का निर्माण हो गया, ठीक है, रोड्स का निर्माण हो गया, ये सारे स्थायी पूंजी के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे जितने भी उद्योग धंधों में या सेवाओं में जिनका हम लगातार उपयोग करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया या स्क्रीन हो गया, कैमरा हो गया, ये स्थायी पूंजी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जबकि कार्यशील पूंजी में जो चीजें लगातार कन्वर्टिबल होती है उनको हम कार्यशील पूंजी में कन्वर्ट गिनती करते हैं। तो स्थायी पूंजी की बात करें तो ये इसका डेटा अभी तक आया नहीं है। कृषि उत्पादन सूचकांक, तो कृषि का उत्पादन हम हमारा कितना रह रहा है, तो एक बेस वर्ष होता है, जैसे यहाँ पर 2005, 6 से 7, 8 को हमने बेस वर्ष माना है, उस साल जो उत्पादन हुआ उसकी तुलना में हमारे यहाँ पर कितना उत्पादन हुआ है, तो ये भी अभी डेटा इसका आया नहीं, ठीक है। पिछली बार ये लगभग 209.63 था, तो इसका मतलब कि जस्ट दुगना। अगर यहाँ पर 100 का उत्पादन हमने किया, तो यहाँ पर हमने 209 का उत्पादन किया है, ऐसा हम मानते, मतलब 2005, 6, 7, 8 से अगर हम देखें, आज हमारे कृषि उत्पादन लगभग दुगना हो चुका है। फिर देखिए कुल खाद्यान्न उत्पादन, तो फूड ग्रेन हम कितना उत्पादित कर रहे हैं, मीट्रिक टन में इसको माना जाता है, लाख मीट्रिक टन में, और ये है लगभग 245.01। तो पिछले साल की तुलना में अगर हम देखें तो इसमें हमको कमी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर रिड्यूस हो गया 252 से 245। तो ये उत्पादन तो बदलता रहता है क्योंकि भूमि की उत्पादन क्षमता तो लगभग बराबर सी ही है। आप पिछले सालों में चित्रों में भी देखेंगे तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें वृद्धि नहीं दिखेगी क्योंकि लिमिटेड हमारे पास भूमि है। भूमि का क्षेत्रफल हमारा जैसे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हमारा एरिया है, ठीक है, उसमें से 52% क्षेत्र पर ही हम कृषि कर पाते हैं, ठीक है, शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र हमारा है। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि उसको बढ़ा दोगे, भूमि तो उतनी ही रहेगी और उसमें उत्पादन भी उतना ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उत्पादन क्षमता में अगर हम बढ़ावा कर लें तो शायद हमारा उत्पादन बढ़ जाए, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल कार्य है क्योंकि उसके लिए नीतिगत रूप से बहुत उच्च स्तर पर जो है निवेश की आवश्यकता होती है। फिर आता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करें तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हमारे उद्योगों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसमें वृद्धि को दर्शाता है। इसमें बेस ईयर है 2011-12 बराबर 100।
तो अगर हम 100 चीजों का उत्पादन 2011-12 में कर रहे हैं, तो अभी हमारे यहाँ पर 153 का एस्टिमेट किया गया है कि यहाँ से 1.5 गुना हमारा उत्पादन बढ़ गया है 2011-12 की तुलना में। ठीक है। फिर आता है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, आप सभी जानते हैं। जो हमारी वस्तुओं के बड़े स्तर पर जाकर के जो उनका उत्पादन है और जो उनकी खरीद फरोख्त है, उस स्तर पर जाकर अगर हम उनकी वैल्यूज को देखते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से थोक मूल्य सूचकांक होता है, जिसमें हमारे प्राथमिक वस्तुएं होती है, विनिर्मित उत्पाद होते हैं और ऊर्जा, ये तीन चीजों से मिलकर के हमारा ये थोक मूल्य सूचकांक बनता है। और इस थोक मूल्य सूचकांक में जो परिवर्तन है, जो बेस ईयर हमारा 1999-2000 हमने रखा है 100, उसके आधार पे अब ये हो गया है 388। मतलब लगभग 4 गुना के करीब महंगाई हमारे यहाँ पर हो चुकी है। तो मूल्य सूचकांक क्या करते हैं? मूल्य सूचकांक वस्तुओं के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन का स्वरूप दिखाते हैं हमको कि किस तरह से हमारे यहाँ पर वस्तुओं के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है। मूल्यों में होने वाले परिवर्तन का सूचक है, मूल्यों का सूचक नहीं है। मूल्यों में जो परिवर्तन होता है उसको प्रतिशत में ये व्यक्त हमको करता है। फिर आता है अधिष्ठापित क्षमता। अधिष्ठापित क्षमता की अगर हम बात करें, अधिष्ठापित क्षमता या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब हमारे राज्य में हमने वर्तमान में कितने मेगावाट की स्थापित क्षमता प्राप्त कर ली है, जिससे हम विद्युत का उत्पादन कर पाते हैं। अब हमारे यहाँ पर ये हो गई है 24,784 मेगावाट। ठीक है। वाणिज्यिक बैंक साख मतलब बैंक के द्वारा कितनी क्रेडिट जनरेट की गई है, कितने लोगों को ऋण दिया गया है, ठीक है, वो तो बात करें तो 5,81,000 करोड़ रुपए का ऋण वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा हमारे यहाँ पर इस साल दिया गया है। मतलब अभी तक कुल ऋण उनका जो है वो इतने लाख करोड़ हो चुका है। तो ये कुछ बेसिक डेटा है जिन डेटा का आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आर एस जंक्शन जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा हमारा ऑफलाइन सेंटर जो है ओपन हो चुका है और 5 अगस्त को हमारा पहला बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शुरू होगा। तो अगले प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। ठीक है। आर एस के इसी बैच के लिए हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी शुरू किया है जिसका नाम है रेस 2024। इस टेस्ट के माध्यम से पार्टिसिपेट करने वाले जो भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं उन स्टूडेंट्स को हमारे 5 अगस्त से शुरू होने वाले बैच में 100% तक स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा और इसका एग्जाम होने वाला है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को सुबह 10 से 12 बजे तक ये एग्जाम होगा और इसका फॉर्म आप भर सकते हैं ऑनलाइन। मात्र 51 रुपए की फीस के साथ में जो भी सीरियस कैंडिडेट है वो भर सकते हैं और आपको जो भी इसमें सेलेक्ट होते हैं उन सभी को रैंकिंग वाइज और बाद में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको मिनिमम 20% का स्कॉलरशिप हम हमारी एग्जाम फीसेस में देने वाले हैं। ठीक है। तो चाहे आप ऑनलाइन लेंगे चाहे आप ऑफलाइन लेंगे, सभी प्रकार के प्रोग्राम में आपको इससे छूट मिलेगी। हमारी टेस्ट सीरीज जो आने वाली है प्री कम मेंस की जो भी अगस्त में शुरू होगी उसमें भी आपको इससे छूट मिलने वाली है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ में अनुभव ले सकते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, जहां पर संस्कार सबसे पहले है और दूसरा वो भी किफायती दामों में उन लोगों के साथ में जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और जिनको पिछले 5 से 6 वर्षों के दौरान इस एग्जाम का काफी अच्छा अनुभव है। तो हम समझते हैं कि एज ए स्टूडेंट आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें आती है और उनको हम कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके लिए है। तो आप या तो हमारा सेंटर विजिट कर सकते हैं सांगानेर में या फिर हमारे इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ यहाँ पर ग्राफ्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो इन ग्राफ्स को आप पीडीएफ में देख लीजिएगा कि किस तरह से बदलाव हमारे यहाँ पर जीएसडीपी में हो रहा है। ठीक है। या फिर करंट प्राइजेस पे कैसे बदलाव हमारे यहाँ हुए हैं, सेक्टर वाइज जो कंट्रीब्यूशन है हमारा वो किस तरह से वर्गीकृत है तीनों क्षेत्रों में। इसके बाद में 2011-12 से लेकर अभी कितना, तो आप देखिए कृषि क्षेत्र लगातार गिर रहा है। ठीक है। उद्योगों में भी गिरावट हुई है और जो सेवा क्षेत्र है वो हमारे यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। इसी तरह से पर कैपिटा इनकम देखें तो 2019-20 में हमारी पर कैपिटा इनकम 76,000 रुपए थी जो बढ़ते हुए अब 90,821 पे हो गई है स्थिर मूल्यों पर। तो इनमें भी लगातार वृद्धि हमको देखने को मिल रही है। इसके बाद में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा कैसे बढ़ रहा है और किस तरह से होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारा बढ़ रहा है वो सारा हमने यहाँ पर दर्शा रखा। चलिए कुछ डेटा है जहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं और ये टेबल अनचेंज्ड है, इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया, जो पिछली बार था वही डेटा इस बार भी है।
तो ज्यादा चिंता नहीं करना है। भौगोलिक क्षेत्र या ज्योग्राफिकल एरिया हमारा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, तो भारत का ये 32,87,000 किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें तो हमारी जनसंख्या 2011 के अनुसार 6,85 करोड़, जबकि भारत की 121,09 करोड़ हो चुकी है। राष्ट्रीय वृद्धि दर की बात करें तो हमारी रही 2001 से 2011 के बीच में 21,3%। ठीक है। और अगर बात करें हम भारतीय लेवल पर तो ये 17 तो भारत से हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय वृद्धि दर ज्यादा रही है ओवरऑल, जो औसत हमारे भारतीय वृद्धि दर थी उससे। जनसंख्या घनत्व हमारे यहाँ पर 200 है, जबकि भारत का 322। तो राजस्थान में, चूंकि पश्चिमी राजस्थान में विरलता है जनसंख्या में, इस वजह से हमारे यहाँ पर घनत्व भी कम है। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अगर हम देखें तो भारत में 24.9 है, मतलब एक चौथाई जनसंख्या हमारी शहरों में रहती है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 31.2% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो ये हमारे यहाँ पर 17.8% है, जो कि राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। और अनुसूचित जनजाति भी हमारे यहाँ पर ज्यादा है, 13.5%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 8.6%। ठीक है। तो आप, ये तो सीधा पूछा गया था, ये वाला डेटा तो पूछा भी गया है मेंस परीक्षा में, पहले आ चुका है। यही अनुभव होता है जब हमारे पास जो अनुभव, क्योंकि हमने पेपर दिए तो उनको पता है कौन सी चीजें कहाँ पूछी गई है, तो वो मेंशन भी हो जाती है साथ के साथ। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात 928 और 943 है। इस पर आरएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, दोनों का डिफरेंस कितना है, 13 है। ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सॉरी 15 है। बाल लिंगानुपात की बात करें तो बाल लिंगानुपात हमारा 888 है, राष्ट्रीय स्तर पर 919 है। साक्षरता दर हमारे यहाँ पर है 66.1% और राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है, 73.0%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, क्योंकि साक्षरता का टॉपिक आपके ज्योग्राफी वाले पोर्शन में भी है, इकोनॉमी वाले पोर्शन में। ठीक है, दोनों में ही मिलेगा आपको। साक्षरता दर अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में भारत में जो है 80.9 है, जबकि राजस्थान में 79.2। महिला साक्षरता दर में हम कमजोर हैं, 52.1%, और यहाँ पर 64.6। हालांकि अब जो है नई गणना में ये डेटा थोड़ा चेंज मिलेगा आपको। कार्य सहभागिता दर, वर्क पार्टिसिपेशन रेट 43.6, मतलब कुल जनसंख्या में कार्य करने के इच्छुक लोगों को अगर हम प्रतिशत में देखें तो वो ये संख्या यहाँ पर आती है, मतलब उसमें बेरोजगार और रोजगार प्राप्त दोनों ही सम्मिलित होते हैं। वर्क फोर्स में कार्यशील जनसंख्या होती है हमारी, मतलब 15 वर्ष से अधिक आयु के और 59 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं उनको हम कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत लेते हैं, क्योंकि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में और बाकी जगह काम करवाना अपराध के रूप में हमारे यहाँ पर माना जाता है। 15 से 59 के बीच के जो लोग हैं वो कितने हैं, उसके आधार पर ही हम कार्य जो सहभागिता दर है उसको देखते हैं। अशोधित जन्म दर की अगर हम बात करें तो 2020 का डेटा है हमारा, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, उसका डेटा है, और इसके बेसिस पर हमारे यहाँ पर ये संख्या है 23.5। राष्ट्रीय स्तर पर ये 19.5, मतलब प्रति 1000 लोगों पर 23.5 हमारे यहाँ पर मर जाते हैं जन्म लेते समय। ठीक है, सॉरी, बच्चा 5 वर्ष से कम आयु का, सॉरी, ये है प्रति 1000 पर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है। मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर है 5.6 और यहाँ पर 6.0। शिशु मृत्यु दर देखें तो जो हमारे इन्फेंट होते हैं, 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, वो अगर 1000 पर कितने पैदा हो रहे हैं उसको देखें तो 32 हमारे यहाँ पर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 28। इसी तरह एक U5MR होता है, ठीक है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चों की जो मौत होती है प्रति 1000 बच्चों पर, उसको हम लेते हैं। मातृ मृत्यु अनुपात अर्थात जन्म देते समय प्रति लाख जीवित जन्मों पर कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, तो वो 113 है, जो घटते हुए काफी कम हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर 97। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मतलब जब बच्चा पैदा हो रहा है तो कितने साल तक जिएगा, इसका अनुमान हमारे यहाँ पर 69.4 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 70 है। इसका ध्यान रखिए। चलिए, कुछ डेटा है जो हमारे क्षेत्रफल और बाकी चीजों से रिलेटेड है। ये हमारा नवीन मैप है, नया मैप जो है वो मैंने यहाँ पर दिया है आपको। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो मैंने बता दिया, 10 संभाग और 50 जिलों में विभक्त किया है। रामनुभाया कमेटी की सिफारिश पर मार्च
2023 में आपके जो है नए जिलों का गठन यहाँ पर किया गया था। उसके बाद में संभाग भी बढ़े, संभाग हमारे कितने हो गए थे, 10 हो गए, और जो जिले हैं वो 33 से बढ़ करके और कितने हो गए, 50 हो गए हैं। ठीक है, तो 17 हमारे नए जिले यहाँ पर जुड़ जाते हैं। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत हमारा 10.41% है, अर्थात 10वां हिस्सा पूरे देश के क्षेत्रफल का राजस्थान में है, और राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य भी है। अनुमानित हमारी जनसंख्या 1 मार्च 2024 को 8.19 करोड़ है। 6.85 की बातें पुरानी है, अब तो है 8.19 करोड़ के करीब, ये अनुमानित है। हम उत्तर पश्चिमी भारत में रहते हैं, हमारे पास पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य हमारे यहाँ पर सीमा टच करते हैं। आकृति विषम चतुष्कोणीय, हमारा फैलाव 869 है, पश्चिम से पूर्व में और उत्तर से दक्षिण में 826 है। कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर दूर है हमारा दक्षिणी भाग, और अरब सागर से 400 किलोमीटर। 4 स्मार्ट सिटी जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर हमारे पर है। ये हमारे जिले हैं। जिलों की स्थिति क्या है ये आप पीडीएफ में आराम से देखना बैठ करके, वहां से आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में। सारांश पूरा हम देख लेते हैं। तो ये तीनों परिभाषाएं मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, क्या क्या है। सकल घरेलू उत्पाद क्या करता है, तो ये तीनों ही चीजें, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, सकल राज्य घरेलू उत्पाद हो, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद हो, ये हमको राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ग्रोथ को दर्शाता है ये। चलिए यहाँ पर कुछ वो डेटा है सारा, उस डेटा को आप देख सकते हैं, ये पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। सीधा आ जाते हैं हम थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। इस सूचकांक से प्रश्न आपको सीधे सीधे वैसे भी पूछे जा सकते हैं। थोक मूल्य सूचकांक क्या है? एक सामान्य सूचकांक है जो व्यापक तरीके से जो हमारे मूल्य हैं, ठीक है, मूल्यों में जो बदलाव है, आंदोलन नहीं, ये बदलाव होगा, मूल्यों में बदलाव को पकड़ने वाला एक सामान्य सूचकांक, मतलब उसको दर्ज करने वाला, कैप्चर करने वाला एक सामान्य सूचकांक है। और ये क्या बताता है, जो बड़े स्तर पर व्यापार होते हैं उनमें वस्तुओं की जो रेट्स है उनमें किस प्रकार का बदलाव हो रहा है। इसके पार्ट्स अगर हम बात करें तो 1999 2000 आधार वर्ष है राजस्थान की का, और अखिल भारतीय स्तर पर 2011-12। राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक अलग है और राष्ट्रीय स्तर का थोक मूल्य सूचकांक अलग है। ठीक है, तो राजस्थान का आधार वर्ष 1999-2000 बराबर 100 है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर ये 2011-12 बराबर 100 है। तो 2011-12 से वहां पर गणना की जा रही है, हमारे यहाँ पर 1999-2000 से की जा रही है। इसमें आते हैं प्राथमिक वस्तुएं, दूसरा वर्ग होता है ईंधन, बिजली, प्रकाश और स्नेहक, और तीसरा वर्ग होता है निर्मित उत्पाद समूह। डिटेल में इनका आपने इकोनॉमिक रिव्यू में पढ़ा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक और होता है, जैसे थोक मूल्य सूचकांक थोक स्तर पर, जहां पर आपने देखा होगा मंडियों में और बड़े स्तरों पर जो खरीदारी होती है उनके मूल्यों को देखता है। जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो खुदरा कीमत, मतलब जब जिस मूल्य पर वस्तुएं बेची जाती है ग्राहक को, रिटेल स्तर पर जो कीमतें हैं उनको देखता है। जैसे कि आलू प्याज का भाव अगर हम देखें तो थोक मूल्य आलू प्याज का भाव मान लीजिए 12-13 रुपए किलो है, लेकिन खुदरा में हो जाता है तो वो 20 से 25 रुपए किलो तक हो जाता है। ऐसा उसके जो पोस्टिंग है, ट्रैवलिंग और बीच में जो मुनाफे बेचने वालों के होते हैं रिटेलर्स के, उनकी वजह से ये महंगाई हमको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जो आंकड़े हैं ये हमारे 3 केंद्रों से लिए जाते हैं, अलवर, जयपुर और भीलवाड़ा। पहले अजमेर से भी लिए जाते थे, लेकिन अजमेर की बजाय अब 2000 जो 19-20 के बाद से आप देख रहे हैं कि कहां से लिए जा रहे हैं, अब अलवर से लिए जा रहे हैं। तीनों स्तर पर हमारे यहाँ पर इनके आंकड़े लिए जाते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के। ठीक है, ये औद्योगिक श्रमिक वाला जो है, इसके 4 प्रकार के होते हैं, औद्योगिक श्रमिकों के लिए, ठीक है, ग्रामीण श्रमिकों के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए, और एक सामान्य होता है जो शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए होता है। सबके आधार वर्ष में हमारे अलग अलग हमको देखने को मिलते हैं। वो मैंने आपको हमारे इकोनॉमिक रिव्यू में पिछले में काफी डिटेल में बताया है। तो ये इनमें बदलावों पर हमको ध्यान ज्यादा नहीं देना है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि इनमें क्या क्या होता है। तो जो अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से, क्योंकि मूल्य वाला जो टॉपिक है आपका, जो राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा इंडियन इकोनॉमी वाला जो सिलेबस है उसमें भी पूछा गया है। फिर आता है बैंकिंग वाला सेक्टर।
बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो राजस्थान के बैंकिंग परिदृश्य में 8,448, मतलब आप तो 8,500 याद रख लो, 8,500 के लगभग बैंक शाखाएं हैं। इनकी बात करें तो इनमें से लगभग आधी आपकी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की है, लगभग 1500-1600 करीब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की है, 2000 के करीब निजी बैंकों की, 7 विदेशी बैंक है, 561 लघु वित्त बैंक, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस बैंक है, और 3 शाखाएं पेमेंट बैंकों की हमारे यहाँ पर वर्तमान में मौजूद है। अगर हम बात करें जमा राशि में तो लगभग 13% जमा राशि बढ़ी है, और अखिल भारतीय स्तर पर भी इतनी ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। ऋण जमा अनुपात मतलब टोटल पैसा जो बैंकों में जमा है और उसमें से कितना ऋण के रूप में दिया गया है, उसकी बात करें तो लगभग 86% पैसा हमारे यहाँ पर ऋण के रूप में दिया गया है, और अखिल भारतीय स्तर पर ये 79% करीब है मार्च 2024 के आंकड़ों के आधार पर। ये बैंकिंग का समरी है। फिर अगर आपसे पूछता है कृषि और संबद्ध गतिविधियां, मतलब कृषि क्षेत्र के बारे में अगर आपसे पूछे तो कृषि क्षेत्र का मान लो आपसे पूछे कृषि परिदृश्य पर ही क्वेश्चन पूछ ले तो आप नए डेटा दे सकते हैं। उसका उल्टा फायदा होगा कि हाँ बच्चा अपडेटेड है, उसको सारा सब कुछ पता है। तो क्योंकि कॉपी चेक करने वाला भी तब तक इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ ही चुका होगा, तो आप इसमें डेटा का कोई ये नहीं कि इनका कोई मॉडल आंसर होगा, ये डेटा चेंज होता है, वेरिएबल होता है, फ्लक्चुएशन इनमें होता रहता है। तो जैसा मैंने बताया 26.72% का योगदान हमारे सकल मूल्य वर्धन में है। जब भी किसी भी क्षेत्र के बारे में पूछे तो सबसे पहले उसका जीएस लिए, उसके बाद में उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या कौन कौन से भाग हैं। जैसे कृषि क्षेत्र की बात करें तो 4 भाग हमारे कृषि क्षेत्र में है। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में हम देखते हैं पहला तो कृषिगत जो सभी चीजें हैं, उसके बाद में एक आता है पशुपालन, एक आता है आपका मत्स्य पालन, और एक आता है उद्यानिकी। तो चारों क्षेत्रों को मिला करके और हमारा ये क्षेत्र बनता है। राजस्थान विविध जलवायु परिस्थितियों वाला राज्य है, और यहाँ पर बारिश पर बहुत ज्यादा निर्भरता है हमारी खेती की। इसलिए जैविक खेती को बढ़ावा देने और इसके साथ साथ पशुपालन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए अगर हम देखें तो इस बार जो पशुपालन वाला जो क्षेत्र है उसका सर्वाधिक योगदान जीएसवीए में देखा जाता है इस पूरे क्षेत्र में। मतलब पहले कृषि का रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे पशुपालन का बढ़ता जा रहा है। लगभग 44% के करीब पशुपालन का योगदान है। बारिश हमारे यहाँ पर औसत बारिश होती है 435.60 मिली, सामान्य वर्षा जो है इसको माना जाता है। पिछली बार ये बारिश हमारे ज्यादा थी, 500 मिलीमीटर के करीब हुई है। ये अवधि हम लेते हैं 1 जून से लेकर 30 सितंबर। मावट भी होती है, उसको जोड़ते हैं तो ये लगभग 600 520 से भी ऊपर जाती है टोटल, लेकिन अभी हम केवल 1 जून से 30 सितंबर की बात कर रहे हैं। उसके बाद में इसी में देखिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों में तो उत्पादन की बात करें, कुल खाद्यान्न उत्पादन हमारा 245 लाख टन के करीब है। ये लाइनें आप ऐसे जैसे लिख सकते हो। अगर आपसे कृषि परिदृश्य जैसे प्रश्न पूछ लिए जाए 10 नंबर के बड़े प्रश्न, तो उसमें आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये हमारा घटा है, 3% के करीब कम रहा है 2023। अब योजनाएं कौन कौन सी चलती है, तो कई बार आपको योजनाएं भी लिखनी पड़ती है। पहली है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार जो दुर्घटनाएं हो जाती है कृषकों के साथ में, उस स्थिति में 2 लाख रुपए तक की जो सहायता राशि है वो प्रदान की जाती है। बृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो हमारे यहाँ पर अब तक कुल 40 लाख हेक्टेयर के करीब सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जितनी भी योजनाएं चल रही है वो टोटल मिलाकर के कितनी है। 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हम कर चुके हैं। अब इसमें हमारी योजनाएं बहुत सारी हैं, जैसे परवन बहुउद्देश्य सिंचाई योजना हो गई, माही हो गई, ठीक है, नर्मदा सिंचाई परियोजना हो गई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो गई। इसके अलावा जो वर्तमान में हमारे ईआरसीपी नामक जो योजना है वो पेयजल और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान में उस पर काम किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से सिंचाई सुविधाएं का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर मतलब ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी की बचत करते हुए लोगों तक पानी की व्यवस्था पहुंचाना, और वित्त पैटर्न हमारा 60.40 है। अब जो नई जितनी भी योजनाएं आ रही है सिंचाई की उनमें सभी में जो फव्वारा सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई है उसको अनिवार्य किया जा रहा है, जैसे नर्मदा में किया गया है। अटल भूजल योजना भूजल के घटते जल स्तर को रोकने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली ये योजना है। 5 वर्षों के लिए राजस्थान में 1200 करोड़ के करीब खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश में भी इधर मैंने दिया हुआ है, तो दोनों ही लैंग्वेज में आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। तो हिंदी इंग्लिश का आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा।
चलिए इसके बाद राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। ना केवल हम कृषि उत्पादन को बढ़ाएं बल्कि उसके साथ साथ प्रोसेसिंग करके उसकी मूल्य में वृद्धि करें, उसका संरक्षण सुनिश्चित करें और बाहरी क्षेत्रों तक इसका निर्यात हम कर पाए, राज्यों में या फिर देश के बाहर। तो हमारे उत्पाद ज्यादा वैल्यू एडिशन कर सके उसके लिए ये नीति लाई गई और इसके माध्यम से किसानों को जो भी अवसंरचनात्मक व्यवस्थाएं वो कर सकते हैं प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, मतलब इस तरह के प्रोसेसिंग सेंटर्स की स्थापना, ठीक है, भंडारण केंद्रों की स्थापना, इनके लिए पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, छूट दी जा रही है, सब्सिडी प्रदान की जा रही है, ताकि एक सप्लाई चेन डेवलप हो सके और उसके माध्यम से न केवल हमारे उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हो बल्कि उनके मूल्य में भी वृद्धि हो। तो ये एक नीति हमारे यहाँ पर लागू की गई है। वन क्षेत्र से बाहर वृक्ष, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान, ये एक योजना है जिसके अंतर्गत राज्य को हरित प्रदेश बनाने के लिए एक मिशन, राजस्थान हरितीकरण एवं पुनरुद्धार मिशन, मतलब राजस्थान ग्रीनिंग एंड रीवाइल्डिंग मिशन, इसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया 2023-24। तो अभी आपने देखा होगा कि 7 करोड़ पौधे हमारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं इस समय। हमारे यहाँ पर इस समय एक पूरा का पूरा अभियान चल रहा है, ठीक है, और इस अभियान के अंतर्गत वन क्षेत्र से बाहर वृक्ष हमारे लगाए जा रहे हैं। तो आपको अगर पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में पूछ ले तो आप इसका मेंशन वहां पर भी कर सकते हैं। तो 5 करोड़ पौधे प्रतिवर्ष जो है हम बढ़ाएं का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ये हो गया कृषि क्षेत्र की बात। कृषि क्षेत्र का मोटा मोटा हमने देख लिया। अब आती है बात उद्योग, खान खनिज, तेल और प्राकृतिक, मतलब जितना भी हमारा ऊर्जा वाला और उद्योगों वाला क्षेत्र है उसकी बात। तो 2023-24 में हम देख सकते हैं कि उद्योग क्षेत्र में 12.43% की वृद्धि हुई है और अब इसका योगदान है 28.21। तो आप स्थिर मूल्यों पर ही ज्यादा याद रखें तो सही है, क्योंकि ये रियल जीडीपी को, रियल जीडीपी को दर्शाता है। उद्यम पंजीकरण एक पोर्टल है जहां पर नए जो हमारे एमएसएमई औद्योगिक इकाइयां हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उस पर पिछले 2023-24 के दौरान 4,70,000 नए रजिस्ट्रेशन हुए, मतलब नए उद्यमी हमारे यहाँ पर जुड़े हैं और 6,000 करोड़ का निवेश इन्होंने प्रदान किया है। अब कौन कौन से संस्थान है वो भी याद होनी चाहिए, तभी आप एक बड़ा आंसर लिख पाओगे। तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, रीको जो है वो शीर्ष संस्था है जो न केवल औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर अवसंरचनात्मक विकास करता है बल्कि उसके साथ साथ वहां पर पानी, बिजली, इनकी व्यवस्थाएं करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सारे काम करना और ऋण उपलब्ध कराने जैसे काम भी करता है। तो डेवलप करने के काम ज्यादातर इसमें। अब इसने कुछ नया किया है तो वो देख लेते हैं हम। जैसे इसने क्या किया है, बोरानाडा जोधपुर में एक मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क, जहाँ पर मेडिकल के लिए डिवाइसेज या उपकरण बनेंगे, और दूसरा जमवा रामगढ़ थोली जयपुर में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क बना है। दो तो ये काम किए, एक स्पेशल सेज भी डेवलप किया है। वो कहाँ पर किया है, खुशखेड़ा भिवाड़ी में, खेल सामान और खिलौनों के लिए। तो खेल सामान हमारे यहाँ पर बने, उपकरण बने, ताकि हमारे खिलाड़ियों को न केवल बेहतर उपकरण मिल सके बल्कि राज्य को अतिरिक्त आय भी हो सके, उसके लिए एक स्पेशल सेज और बनाया गया। इसके अलावा और भी हमारे स्पेशल सेज हैं, आप सभी जानते हैं। जैसे जयपुर में सीतापुरा में जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए 2 सेज है हमारे। इसके अलावा महिंद्रा रिको जो है वहां पर भी सेज हमारा स्थापित किया गया, स्पेशल सेज। ये 2-4 चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि भारत के जो सबसे ज्यादा पत्थर का खनन जो होता है वो राजस्थान में होता है। इमारती पत्थर हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादित होता है और इसीलिए स्टोन मार्ट का आयोजन हमारे यहाँ पर किया जाता है। ऐसा ही एक आयोजन 12वां संस्करण हमारे फरवरी 2024 में किया गया सितापुरा जयपुर में, इंडिया स्टोन मार्ट का। ये बहुत बड़ी प्रदर्शनी होती है जहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ से बड़ी मात्रा में निवेश भी हमको प्राप्त होता है। क्योंकि किसी भी उद्योगों में परिवहन का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए हम हाईवेज डेवलप करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि परिवहन के लिए जो संसाधन है, जिसमें जो वाहन है वो भी चाहिए होते हैं। इसीलिए लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना एक शुरू की गई थी 2022 में। इस योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपए तक की जो रेट्स के वाहन है उन पर गवर्नमेंट 60,000 रुपए तक की अधिकतम 10% तक का छूट देती है, अनुदान देती है, ताकि लोगों को कुछ मदद मिल सके वाहन खरीदने में, वाणिज्यिक वाहन खरीदने में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन। तो अब ना केवल सामान्य बल्कि जो विशेष वर्गों के लोग हैं, दलित हो चाहे वो हमारे आदिवासी हो, उनको भी कुछ मदद मिल सके, वो भी उद्यमी बन सके, उसके लिए ये योजना सितंबर 2022 में शुरू की गई और इसमें
अनुसूचित जाति जनजाति को 25 लाख से कम के ऋण पर 9%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 7%, 10 करोड़ पर 6%, तथा जो भी उसकी परियोजना लागत हो, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट मान लो 1 करोड़ की है तो उसका लगभग 25% या अधिकतम 25 लाख का यहाँ पर अनुदान प्राप्त दिया जा रहा है। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से नए उद्यमी दलित और जनजाति वर्ग से बनाए जा सकते हैं। फिर बात करें खनिजों की, तो हम सभी जानते हैं राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज हमारे प्राप्त होते हैं। आप बहुत लंबे समय से पढ़ रहे होंगे। इनमें से पहले 57 थे, अब 58 हो गए। 58 खनिजों का वर्तमान में खनन किया जा रहा है। तेल की बात करें तो कच्चे तेल का भारत में राजस्थान महत्वपूर्ण उत्पादक, और अब हम इसमें कुल 15% का योगदान करते हैं। ठीक है, पहले 12-13% था, अब बढ़कर के 15% हो गया है। कुल मिलाकर के 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में हमारा फैला हुआ है बेसिन। 4 पेट्रोलियम बेसिन है, ठीक है, हमारे यहाँ पर। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ठीक है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। तो बड़ी औद्योगिक इकाइयां यहाँ पर आए, निवेश करें अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो सोलर का क्षेत्र हो, चाहे इलेक्ट्रिकल्स का क्षेत्र हो, या एमएसएमईज में। तो उसके लिए हमने रिप्स 2022 लागू किया 7 अक्टूबर 2022 से। पहले रिप्स 2019 था, वो भी लागू है, लेकिन उसके अलावा एक नए रिप्स के रूप में रिप्स 2022 लाया गया। और इस बजट में आपके रिप्स 2024 की भी बात की गई है। इसमें क्या क्या किया जा रहा है? हमारे जो वार्षिक वृद्धि दर है 15% के साथ में हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र है उसका बढ़ावा हो, सेवा क्षेत्र का बढ़ावा हो। 2027 तक हम रोजगार निकालें लगभग 10 लाख के करीब, ठीक है। हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण, इन क्षेत्रों में भी हम ज्यादा से ज्यादा निवेश को बढ़ावा दे सकें, इन उद्देश्यों के साथ में ये योजना लागू की जा रही है। और इस क्षेत्र में क्या क्या किया जा रहा है, इसमें देखिए आप, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो जो स्नातक युवा उद्यमी हैं उनको 18 से 35 वर्ष वाले जो भी हैं उनको 3 क्षेत्रों में काम करने के लिए 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज, और 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक 6% की ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह है। 25 लाख पर 8%, 5 करोड़ पर 6% और 10 करोड़ पर 5% की सब्सिडी ये लघु उद्यमियों को दी जा रही है, विस्तार करने के लिए और आधुनिकीकरण के लिए। इसी के लिए एक हमारे यहाँ पर एमएसएमई अधिनियम भी लाया गया था 2019 में। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया जिससे आप डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। और पहले इसमें 3 वर्षों की छूट दी जाती थी समस्त प्रकार के इंस्पेक्शन से, लेकिन अब उसको 5 वर्ष कर दिया गया है कि जो भी आपको कोई अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं, 5 साल तक आप अपना बिजनेस कीजिए। जब वो सेटअप हो जाए तो उसके बाद में आप आराम से परमिशन लेकर के और अपने उद्यमों को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। फिर आता है निर्यात। निर्यात क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में निर्यात का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और पहले जैसे आपने देखा होगा 71,000 करोड़ था, फिर अब ये 79,000 करोड़ हो गया था। अब इस वाले अब की बार बताया गया इकोनॉमिक रिव्यू में 83,000 करोड़, 83,000 करोड़ के करीब हमारा निर्यात रहा है 2023-24 में, ठीक है। और 5 वस्तुएं जो शीर्ष हैं उनमें इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण, धातु, कपड़ा और हस्तशिल्प, ये 5 वस्तुएं इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा वर्तमान में हमारे यहाँ पर भाग लेती है निर्यात में। 65% इन्हीं चीजों का निर्यात होता है। श्रम और रोजगार के लिए श्रम पोर्टल सबसे पहले है, जो कि कोरोना के दौरान केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था, जिसको इसलिए लॉन्च किया गया ताकि न केवल हमारे श्रमिकों का एक डेटाबेस हमारे पास उपलब्ध हो, बल्कि उनको संबंधित योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा सके, लाभार्थियों की पहचान की जा सके, उसके लिए इसको लागू किया गया था। इस पर 1.37 करोड़ अब तक हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारों के लिए है, हम सभी जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत 4,000 रुपए तक का, जबकि जो विशेष वर्ग है जिनमें महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग है उनको 45 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाता है। लेकिन इसके लिए 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण और रोजाना 4 घंटे आपको किसी सरकारी विभाग में इंटर्नशिप करना पड़ता है। तो ये बेरोजगारी भत्ता 2 साल के लिए पे होता है स्नातक जो कर लेते हैं उनको। ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं जो पिछले बार के एग्जाम से रहे हैं, और इस बार भी हमारे पास में मेंस में काफी स्टूडेंट्स हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी अगर अपना नाम आरएस की अंतिम चयन सूची में देखना चाहते हैं और उसमें हमसे कुछ भी सहयोग अपेक्षित है तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। जयपुर में हमारा जो लोकेशन है वो
सांगानेर में है, मुख्यमंत्री जी का ही गृह क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है? तो आरएस जंक्शन के नाम से आप जो रिद्धि-सिद्धि वाला जो एरिया है, वहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर हमारा ये सेंटर है और यहाँ पर आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के साथ में, बेहतरीन सुविधाओं के साथ में जो है 5 अगस्त से शुरू होने वाले बैच में व्यवस्था की जाएगी आपकी तैयारी के लिए। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए हमारा रेस नाम से जो टेस्ट सीरीज है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसमें आप भाग ले सकते हैं। बात आती है बिजली। पावर की बात करें तो जैसा मैंने बताया 24,783 मेगावाट की क्षमता हम बना चुके हैं। सभी प्रकार की बिजली हम यहाँ पर पैदा कर रहे हैं। थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो, हाइडल प्रोजेक्ट हो, सौर पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट, बायोमास, कैप्टिव पावर प्लांट, इन सभी माध्यम से और परमाणु ऊर्जा से भी हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। लगातार सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर निवेश किया जा रहा है। इसके लिए अक्षय ऊर्जा नीति 2023 भी आपके सितंबर 2023 में लागू की गई थी। वो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी उसका डिटेल दिया था, ठीक है? विद्युत के ट्रांसमिशन की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि ट्रांसमिशन के बिना उत्पादन को पहुंचाया कैसे जाएगा। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज नेटवर्क हमारा 36,000 किलोमीटर का हो चुका है और सॉरी 36,000 किलोमीटर था, जो अब बढ़ करके लगभग 44,000 किलोमीटर हो चुका है सर्किट्स में। हमारे यहाँ पर ऊर्जा उपलब्धता लगातार बढ़ रही है। 7,000 करोड़ से बढ़कर के 11,000 करोड़ हो गई है पिछले 7 वर्षों के दौरान। और ऊर्जा उपलब्धता में भी वृद्धि हो रही है और खपत में भी वृद्धि। हालांकि खपत में ज्यादा वृद्धि होने की वजह से कई बार ऊर्जा की शॉर्टेज का सामना भी हमको करना पड़ता है। राज्य के 43,965 गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं, ठीक है? अगर बात करें क्षमताओं की, तो क्षमताएं बहुत हैं हमारे यहाँ पर। राजस्थान में सौर ऊर्जा में 142 गीगावाट तक उत्पादन की हमारी क्षमता है, अगर हम 100% ऊर्जा का उपयोग कर पाए तो। हम सोलर माउंटेड रूफटॉप संयंत्रों पर काम कर रहे हैं, कि प्रधानमंत्री सूर्य घर जो बिजली योजना है, उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर वर्तमान में 78,000 रुपए तक की 3 किलोवाट तक के सोलर संयंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। सोलर रूफटॉप परियोजनाओं में हम 20,000 मेगावाट तक के ग्राउंड माउंटेड क्षमता संयंत्र भी लगा चुके हैं। मतलब न केवल सोलर रूफटॉप, बल्कि उसके अलावा जो कुसुम कंपोनेंट बी है, उसके अंतर्गत ग्राउंड माउंटेड सोलर संयंत्र भी हम लगा रहे हैं। राज्य में अक्षय ऊर्जा नीति और हाइड्रोजन नीति दोनों ही जारी की जा चुकी है। इस पर मैं विस्तार में आपको कई बार टेलीग्राम पर बता भी चुका हूं। बाकी डिटेल में आपको फुल जो पीडीएफ है उसमें मिल जाएगा। बुनियादी ढांचा, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार। सड़कों की बात करें तो अब हमारे यहाँ पर सड़कें बन चुकी है 3 लाख किलोमीटर। तो राज्य में लगभग 3 लाख किलोमीटर का नेटवर्क है। डेंसिटी की बात करें तो 88 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में हमारे यहाँ सड़कें, लेकिन ये राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, क्योंकि टेरेन हमारा ऐसा है कि पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में सड़कें बनाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा अरावली और दक्षिण राजस्थान का जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर भी सड़कें नहीं बनाई जा सकती। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों के जाल अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। राजस्थान स्टार्टअप एक प्रोग्राम है जो राज्य में नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है। तो नवाचार के माध्यम से लोग रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि जनरेट करने वाले बने, उसके लिए स्टार्टअप्स जरूरी है। आई स्टार्ट नाम से एक पोर्टल बनाया गया था और 2018 में इस पर प्रश्न भी पूछा गया था। आई स्टार्ट पोर्टल के बारे में जानकारी दीजिए, इस तरह का प्रश्न था। क्यूरेट रेटिंग सिस्टम है, जिसके माध्यम से क्या होता है, उद्यमियों को पता चलता है कि हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स की क्या स्थिति है और इस हिसाब से वो निवेश कर सकते हैं। इनक्यूबेटर मतलब शुरुआती जो फंडिंग है उसके लिए मदद करते हैं। इंक्यूबेशन वो गाइडेंस देते हैं पूरा। इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से प्रमोट किया जाता है। इनोवेशन हब हमारे यहाँ पर बनाए गए जयपुर, जोधपुर, कोटा में। जबकि आई स्टार्ट नेस्ट मतलब ऐसे छोटे छोटे नेस्ट जहां पर आप जाकर के सीधा अपने स्टार्टअप को स्थापित कर सकते हैं। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में है ये। आई स्टार्ट पोर्टल पर मार्च 2024 तक 4,500 के करीब अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं और सरकार द्वारा स्कूल स्टार्टअप और ग्रामीण स्टार्टअप कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। अगर आगे बात करें तो प्रशासन में भी सुशासन लाने के लिए राजकाज की शुरुआत की गई है, ताकि ऑनलाइन ही सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा सके। एसएसओ पर बेस्ड जो है ये पूरा का पूरा पोर्टल है और कर्मचारियों के सभी कार्यों को अब धीरे धीरे डिजिटल किया जा रहा है। एकीकृत है ये, कर्मचारियों के कार्यालय के प्रबंधन की जितनी भी क्रियाएं, फाइलिंग, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे उनका पेमेंट्स हो, उनकी छुट्टियां, एरियर्स, ग्रेच्युटी और सभी प्रकार की चीजों को अब डिजिटल करने की बात यहाँ पर की जा रही है।
और तकनीक का विकास हो और उद्यमिता बढ़े, इसके लिए जयपुर में एक राजस्थान उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र आरकेट भी शुरू किया गया है। तो आने वाले भविष्य की जो प्रौद्योगिकी है उनमें काम करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ईसी काउंसिल, फाइटेक एम्बेडेड, ओरेकल, सिस्को, एडोब, ऑटोफिना रोबोटिक्स, इस तरह की कंपनियां आ रही हैं जो आईटी, मशीन लर्निंग, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोगों को गाइड कर रही है और अप स्किलिंग भी इसमें की जा रही है। जन सूचना पोर्टल सरकारी सुविधाओं को लोगों को बिना किसी सुविधा के और एक ही स्थान पर सुलभ तरीके से, पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर वर्तमान में 117 विभागों की 344 सरकारी योजनाओं का डेटा रियल टाइम अवेलेबल करवाया गया है। राजस्थान जन आधार परियोजना आधार बेस्ड एक परियोजना है जो एक व्यक्ति, एक परिवार, एक नंबर, एक पहचान की बात करता है। मतलब महिलाओं को सशक्तिकरण करते हुए उनके नाम से एक आधार कार्ड, जनाधार कार्ड जनरेट किया गया है ताकि सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके लोगों को। ठीक है, ये यहाँ पर इसमें किया गया है। यहाँ से सभी प्रकार के जो लाभ हैं वो इसमें मिलते हैं। इवन आरजीएचएस से लेकर के और बाकी जितनी भी सुविधाएं हैं वो भी इसी के थ्रू दी जा रही है। अब बात करते हैं ग्रामीण और शहरी विकास की। अगर हम बात करें ग्रामीण विकास की, तो ग्रामीण विकास के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ये चलाया जा रहा है। ठीक है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से आजीविका का विकास किया जा सके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक चलाई जा रही है ताकि लोगों को 2 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जा सके और उनको जब उनके पास रोजगार का नहीं होता, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के समय पर रोजगार नहीं होता, तो वो रोजगार का अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अवसंरचनात्मक प्रयास करते हुए सभी ग्रामीणों को पक्के घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसके जो जितने भी लाभार्थी हैं उनकी जनगणना 2011 के आधार पर चयन किया गया है। तो जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना है उसके अंतर्गत ये किया गया है। प्रशासन गांव के संग अभियान के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी राजस्व संबंधी मुद्दे हों या फिर संपत्तियों के निपटारे, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन तरह की जो सुविधाएं हैं वो दी जाती है। तो ये आम जनता से संबंधित कार्यों को करता है और हर बार ये चलाया जाता है। प्रशासन ग्रामीण गाँव के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान दोनों ही चलाया जाता है। शहरों में भी इसी तरह का आयोजन हो रहे हैं, उस पर भी हम देख लेते हैं क्या क्या किया गया अभी तक। शहरों में विकास प्राधिकरण है, नगरीय न्यास है, आवासन मंडल है, नगर नियोजन कार्यालय है और मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो जयपुर में मेट्रो है तो वहाँ जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है। 5 विकास प्राधिकरण हमारे पास में है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा और 5 जगह पर विकास प्राधिकरण, 12 जगह पर नगरीय सुधार न्यास, नगर परिषदें जहाँ पर है उन स्थानों पर। ठीक है, और राजस्थान आवासन मंडल और मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ये सारे अभी तक हमारे यहाँ पर नगरीय सुविधाओं का विकास कर रहे हैं, जिसमें पेयजल हो, स्वच्छता हो। तो जो भी हमारे स्थानीय स्वशासन में जो नगरीय संस्थाएं हैं उनको ये मदद करते हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान के माध्यम से वही जो सेम चीजें जो भी अ, हमारे नगरीय निकायों के लिए लागू होती हैं वो सारी देने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो हमारी मनरेगा है उसकी तर्ज पर की गई है, जिसमें 18 से 60 वर्ष के आयु के व्यक्तियों को रोजगार 100 दिवस का दिया जा रहा था, उसे बढ़ा करके अब 125 दिन कर दिया गया है। कोई भूखा ना सोए, इसको देखते हुए पहले इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है और इसका लक्ष्य है अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, प्राण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, ये संकल्पना साकार करने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। 8 रुपए प्रति प्लेट की दर से भोजन मिलता है, जिसमें राज्य सरकार 22 रुपए प्रति प्लेट अनुदान भी देती है। 1,000 से भी ज्यादा ये रसोइया वर्तमान। इसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको केंद्र की तर्ज पर ही इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की योजना भी चलाई जा रही है। अब आगे आता है पर्यटन। पर्यटन हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा योगदान करता है। पिछले 1 वर्ष के दौरान पर्यटन में 3 गुना वृद्धि हुई है। हमारे यहाँ पर 3 गुना ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं और राजस्थान में जो है लगभग 18 करोड़ के करीब 2023 में पर्यटक आए हैं, जिनमें 17 लाख विदेशी पर्यटक भी
सम्मिलित हैं। पर्यटन हमारे यहाँ पर जो विरासत है हमारी, जो प्राकृतिक धरोहर है, किले हैं, बावड़ियाँ, महल, चित्रकला, हमारे हस्तशिल्प, ये सारी चीज़ें लोगों को आकर्षित करती है। हमारे यहाँ होने वाले मेले, लोकानुरंजन, लोक नाट्य, इन सभी का सम्मिलित प्रभाव है कि राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएँ भी हैं और सरकार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब चलिए सामाजिक अवसंरचना के क्षेत्र में आते हैं। शिक्षा, शिक्षा के लिए 3 योजनाएँ, समग्र शिक्षा, सतत शिक्षा और नवीन भारत साक्षरता अभियान। ये 4 कार्यक्रम हैं, 3 कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से प्रौढ़, युवा और बालकों तीनों को ही जो है शिक्षा प्रदान की जा रही है। समग्र शिक्षा 12वीं क्लास तक के बच्चों को देखता है, ठीक है? सतत शिक्षा जिनकी पढ़ाई छूट गई है उनके लिए, और नवीन भारत साक्षरता कार्यक्रम जो प्रौढ़ लोग हैं उनके लिए चलाया जाता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती है कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को, ठीक है? जबकि कक्षा 9 से 12 में कुछ विशेष वर्ग के लोगों को दिया जाता है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति भी दी जाती है हमारे पिछड़े वर्गों को, जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उन सभी को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारे यहाँ पर भी लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है? और 25% सीटें आरक्षित की गई है। इसके अलावा एक वेब पोर्टल राज पीएसपी भी लागू किया गया ताकि ये निःशुल्क प्रवेश को सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि इस बार ये विवादों में रहा, काफी कम मात्रा में ये एडमिशन दिए गए। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 316 कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलाए जा रहे हैं जिनमें 41,000 से अधिक बालिकाएं अध्ययन कर रही है। इसके बाद राज्य में उच्च शिक्षा के लिए भी काफी काम किया जा रहा है। अगर हम देखें तो बहुत से यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ पर बनाए गए हैं, आप सभी इनके नाम जानते हैं। आरटीयू कोटा, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, एमबीएम जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि विद्यालय उदयपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में स्थित है। तो प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा कहाँ पर है, तो आपको जो है कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछ लेगा। सीएसएस चरण थर्ड के तहत अब क्या हो रहा है, लगातार हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। 5 नए मेडिकल कॉलेज जो है अलवर, दौसा, करौली, बूंदी और हनुमानगढ़ में 2023-24 में शुरू हुए हैं। 1 जुलाई 2023 से जो सत्र शुरू हुआ था उसमें ये शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा 15 नए मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृति भी मिल चुकी है केंद्र सरकार की ओर से। अंग्रेजी भाषा के अंदर अध्ययन को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी खोले गए हैं। वर्तमान में जो है इन स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन धीरे धीरे इनको मतलब इस बार इनका रुझान भी लोगों का धीरे धीरे इनके प्रति कम हो रहा है। बालकों को विद्यालय में गणवेश की पूर्ति करने के लिए भी एक निःशुल्क गणवेश कपड़ा वितरण योजना भी चलाई गई है, ठीक है? फ्री यूनिफॉर्म फैब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके अंतर्गत 200 रुपए प्रति विद्यार्थी को सिलाई के लिए और उसके साथ में कपड़ा दोनों दिया जा रहा है, 2 सेट। हालांकि 200 रुपए में सिलाई पॉसिबल नहीं है, कम से कम 800 रुपए दिए जाने चाहिए। परिवहन, बच्चे स्कूल तक आ सकें इसके लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना दी जाती है अनुसूचित जाति की छात्राओं को, ठीक है? देवनारायण बालिका स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना जो अपने एनबीसी वर्ग के छात्र हैं उन जो अति पिछड़े वर्ग के उनके लिए दी जाती है। इनके जो शर्तें हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र। स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चल रही है, हम सभी को पता है। लगातार इस योजना पर हमने पढ़ा भी है, ठीक है? और इस योजना में जो भी लाभार्थी हैं उनको सरकारी और निजी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं मिलती हैं। इंडोर की जो सेवाएं हैं सारी इसमें प्रदान की जाती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर को नया शुरू किया गया है, तो जो आयुष्मान भारत योजना है उसके अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में बनाया जा रहा है। महिलाएं जो गर्भावस्था के दौरान होती है और बच्चों को जन्म देती हैं, तो उस समय उनकी मृत्यु दर को कम करने के लिए, ठीक है, उनको मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना है। इसमें न केवल निःशुल्क डिलीवरी बल्कि उसके साथ साथ दवाई, उपभोग वस्तुएं, भोजन, प्रयोगशाला परीक्षण, रेफरल परिवहन आदि सब प्रदान किया जाता है। डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि डिटेल में आप वैसे भी इसे पढ़ेंगे जब हम पूरा इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ेंगे। अभी आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि कौन कौन सी योजनाएं किस किस विभाग में चल रही है, ताकि आप 10 नंबर के प्रश्न में आराम से उत्तर लिख सके। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस केंद्र राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए लागू है, ठीक है? इसमें न केवल दवाइयां बल्कि आउटडोर और इंडोर दोनों प्रकार की कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल कराई जा रही है। हमें अच्छा भोजन मिले उसके लिए शुद्ध आहार मिलावट पर युद्ध अभियान वर्तमान में चल रहा है। तो देखो पहले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान था, अब नाम हो गया शुद्ध आहार मिलावट पर युद्ध।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये चलाई गई थी कोरोना के दौरान। तो इसके अंतर्गत अंत्योदय अन्न परिवार योजना परिवारों को प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम और बाकी जो चिन्हित लाभार्थी उनको 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति गेहूं जनवरी 2024 से दिया जा रहा है। तो ये घोषणा की गई थी इस बार चुनाव से पहले सरकार के द्वारा, को बढ़ा दिया गया था 5 साल के लिए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत जो स्कूलें हैं उनमें 8वीं तक के बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाता है, दूध पाउडर के रूप में। तो पाउडर से दूध बना करके फिर उनको इसमें दिया जाता है। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड द्वारा 1 किलोग्राम पैकिंग का दूध पाउडर 421 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से केंद्र सरकार हमारे स्कूलों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और उनके शिशुओं को 0 से 6 माह तक के स्वास्थ्य पोषण संबंधी सुधार के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी मदद की जाती है, आर्थिक मदद यहाँ पर सरकार के द्वारा। जलापूर्ति की बात करें तो जल जीवन मिशन के माध्यम से हर व्यक्ति तक जल पहुंचे, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बजट में मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें क्या क्या नए प्रावधान किए गए हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार है, उनकी बच्चियों को शादी पर 31,000 रुपए दिए जा रहे हैं। एकल नारी सम्मान पेंशन, तो जो परित्यक्त महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, उनको पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, डिटेल में आप आराम से इन्हें पढ़ सकते हैं, बुक में दिया हुआ है, ये बिल्कुल समरी है। मान लो आपसे पूछ ले कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की योजनाएं लिखिए, इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन में वृद्ध जो है 58 वर्ष से उससे अधिक आयु के पुरुष और 55 वर्ष से आयु के अधिक की महिलाओं को, जिनकी 48,000 से कम वार्षिक आय है परिवार की, उनको ये दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, तो दिव्यांग व्यक्तियों को 75 वर्ष से कम आयु पर 1,000, 75 वर्ष से ज्यादा आयु पर 1,250 और कुष्ठ रोग वालों को 2,500 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जा रही है। सिलिकोसिस, क्योंकि पत्थरों का काम हमारे यहाँ पर ज्यादा है तो सिलिकोसिस बीमारी होती है, इसलिए सिलिकोसिस नीति एक लाई गई थी और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मदद दी जा रही है, जिसमें पहचान बीमारी की, पुनर्वास, बच्चों के लिए शिक्षा, मृत्यु पर मदद, ठीक है, और ये सारी चीजें की जा रही है। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में भी इसमें 10,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। फिर हमारी पालनहार योजना, पालनहार योजना के अंतर्गत 10 श्रेणियों में जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं या फिर जिनको माता पिता का सहारा नहीं है, उनके लिए सरकार मासिक रूप से मदद प्रदान करती है। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अलग और बड़े बच्चों के लिए अलग, इस तरह का इसमें मदद की जाती है और जो भी उनकी जिम्मेदारी लेता है उसको ये राशि दी जाती है, जिसे पालनहार कहा जाता है। अनुपति कोचिंग योजना के माध्यम से विभिन्न कैटेगरीज में बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, जिसमें आरएएस आईएएस जैसी सेवाएं भी सम्मिलित है, ये लाभ दिया जाता है। अब बारी आती है सतत विकास लक्ष्य, सबसे एंड में आ गए हम। ठीक है, तो एसडीजी की प्राप्ति के लिए राजस्थान भी काम कर रहा है। एसडीजी है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक मानक लक्ष्य है जो कि पूरे विश्व भर के देशों के द्वारा मिलकर के सहयोग पर आधारित है और इन 17 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2030 तक कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए जिनको हमें प्राप्त करना है। उसके लिए लगातार हम कार्य कर रहे हैं और उसी क्रम में उनका स्थानीयकरण किया जा रहा है। एसडीजी गोल्स का लोकलाइजेशन, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर भी कार्य किए जा रहे हैं, सूचकांक विकसित किए जा रहे हैं और इनकी प्राप्ति के जो आंकड़े हैं उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो नीति आयोग ने जो है हमारे यहाँ पर एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया है, ठीक है, और राजस्थान ने भी इसमें 60 के करीब अपना स्कोर कर लिया 2020। इसमें कुल मिलाकर के 330 संकेतक है। इस पर डिटेल में मैंने आपको बताया था पिछले बार हमारे इकोनॉमिक रिव्यू में। इसी पर अगर हम बात करें तो राज्य ने अभी लेटेस्ट एक जारी किया है, 5वां संस्करण, ठीक है, मार्च 2024 में 14 सतत विकास लक्ष्यों के 95 संकेतकों पर आधारित था। इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, इस बार में याद रखना, ठीक है। तो इस सूचकांक में झुंझुनू जिला शीर्ष पर है, जबकि जैसलमेर जिला सबसे नीचे माना गया है। अंत में राज्य में जो मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद थी, उसके स्थान पर एक राजस्थान परिवर्तन नवाचार संघ, जैसे कि हमारा जो नीति आयोग था, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, उसी के अनुरूप राजस्थान इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया बनाया गया है और 3 मार्च 2024 को इसकी स्थापना की गई है। तो ये बहुत से काम करेगा, जिसमें ये क्या क्या करेगा, नीति तैयार करेगा हमारे संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए,
उपाय सुझाएगा दीर्घकालिक और अल्पकालिक, ताकि असंतुलन को दूर किया जा सके और कार्यक्रमों को लागू किया जा सके। सतत विकास लक्ष्य अपनों अग्रणी राजस्थान संकल्प पर फोकस रखते हुए विभागों को सुझाव देगा। राज्य का जो विजन 2047 है उसका गठन भी करेगा और उसके अनुरूप नीति निर्माण करेगा। जो भी योजनाएं चल रही है उनका समीक्षा मूल्यांकन करते हुए सुझाव देगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नीतियों का अध्ययन करेगा और उनको राज्य में लागू करने के लिए सुझाव देगा। आम लोगों के जीवन में सुधार के लिए तंत्र विकसित करेगा। आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बाधक जो भी कारक है, जो भी समस्याएं आ रही है, उनको ढूंढ करके दूर करेगा। पीपीपी के माध्यम से कैसे राज्य में अवसंरचनात्मक विकास किए जा सकते हैं, उन पर यह ध्यान देगा। ठीक है। और तकनीक का प्रयोग करते हुए कैसे अधिकतम लोगों तक अधिकतम सुविधाओं को पहुंचा सके, उसके भी प्रयास ये करेगा। तो कुल मिलाकर के रीति जो है उसका काम होगा राज्य के अंतर समस्त प्रकार के जो नीतिगत निर्णय हैं उनको लेने में हमारे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को सलाह प्रदान करना। तो ये एक समरी दी हुई है हमारे इकोनॉमिक रिव्यू की, जिस पर बेस्ड प्रश्न भी आपके प्रश्नों में ये मदद करेगा काफी, जिससे नीति आयोग पर आपको सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी एक समरी पर हमारी क्लास। इंग्लिश दोनों में है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप इसे ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली कक्षा में फिर मुखातिब होंगे कुछ संभावित प्रश्नों के साथ जो मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।